नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आजकल आप देखिए हर तरफ सुनाई देता है, विश्लेषणात्मक सोच या जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में है। और हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं। कुछ अकादमिक रिसर्च पेपर्स हैं, लेख हैं और हाँ, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली सामग्री भी है। तो हमारा लक्ष्य है ये समझना कि ये विश्लेषणात्मक सोच आखिर है क्या भला, क्यों ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। सही। और ये भी कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे फैसले। हाँ, और खासकर आज के दौर में जब इतनी सारी सूचनाएं हैं ऑनलाइन, उसमें सही गलत में फर्क करने के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हो गई है। बिल्कुल। और उन रुकावटों को भी देखेंगे जो हमें ठीक से सोचने से रोकती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। कभी गौर किया है आपने कि कुछ लोग कितनी आसानी से मुश्किल हालात को समझ लेते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई गलत खबर फैली हो तो फौरन पहचान लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। अक्सर इसका राज उनकी मजबूत विश्लेषणात्मक सोच में ही छिपा होता है। चलिए तो आज इसी महत्वपूर्ण क्षमता की परतों को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इसे ठीक से परिभाषित करने की। स्रोत बताते हैं कि माइकल स्क्रिवेन और रिचर्ड पॉल जैसे विचारक हैं। हाँ, उनका काफी काम है इस पर। उन्होंने इसे एक बौद्धिक रूप से अनुशासित प्रक्रिया कहा है। इसका मतलब है कि हम सक्रिय रूप से और कुशलता से जानकारी को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फिर उसे व्यवस्थित करते हैं। हाँ, ताकि हम क्या माने और क्या करें, इसका सही मार्गदर्शन हो सके। ये एक डिसिप्लिन तरीका है सोचने का। और दिलचस्प बात ये है, जैसा स्रोत जोर देते हैं कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे सीखना और विकसित करना पड़ता है। बिल्कुल, ये असल में अपनी ही सोच के बारे में सोचने जैसा है, जिसे तकनीकी भाषा में परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अपनी सोच के बारे में सोचना। हाँ, अच्छा, इसे थोड़ा और खोलेंगे। स्रोत बताते हैं कि इसके कुछ मुख्य हिस्से या घटक होते हैं। हाँ बिल्कुल। इसे बेहतर समझने के लिए हम इसे 3 आप कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है संज्ञानात्मक कौशल। कौशल मतलब सोचने की असली मशीनरी या औजार। इसमें शामिल है जानकारी की व्याख्या करना, यानी उसका मतलब समझना, फिर विश्लेषण करना, किसी तर्क या समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना। अच्छा। फिर मूल्यांकन करना, यानी किसी दावे या जानकारी की विश्वसनीयता और मजबूती को परखना। अनुमान लगाना, मतलब सबूतों के आधार पर तार्किक नतीजे निकालना। ठीक है। स्पष्टीकरण देना, यानी अपने विचारों और तर्कों को साफ तौर पर दूसरों को समझाना। और आखिर में आत्मनियमन, हाँ, यानी अपनी सोच की प्रक्रिया पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करना। ये बहुत जरूरी है। ये तो हुए सोचने के औजार, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि सिर्फ औजार होने से काम नहीं चलता, उन्हें इस्तेमाल करने की नियत, वो इच्छा शक्ति भी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यही दूसरा घटक आता है बौद्धिक प्रवृत्ति या मानसिकता। इंटेलेक्चुअल डिस्पोजिशन माइंडसेट। अच्छा। ये उन कौशलों का उपयोग करने की हमारी अंदरूनी इच्छा या कह लें रवैया है। बिना सही मानसिकता के सबसे तेज दिमागी औजार भी आप देखिए बेकार पड़े रह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें कुछ बहुत जरूरी गुण शामिल हैं, जैसे बौद्धिक विनम्रता, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमारी जानकारी सीमित है। शायद यही सबसे अहम शुरुआती बिंदु है। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है मानना। है, लेकिन जरूरी है। फिर है बौद्धिक साहस, ऐसे विचारों का सामना करने की हिम्मत जो लोकप्रिय ना हो या हमारी अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हों। बौद्धिक सहानुभूति, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, भले ही हम उनसे सहमत ना हों। बौद्धिक स्वायत्तता, दूसरों की राय पर निर्भर रहने के बजाय खुद सोच समझकर अपनी राय बनाना। और निष्पक्षता, सभी दृष्टिकोणों को बिना किसी पूर्वाग्रह के तौलना। ठीक है, तो ये हो गए कौशल और मानसिकता। और तीसरा घटक क्या है जो इन दोनों को जोड़ता है? तीसरा है परासंज्ञान प्रक्रिया या ढांचा, मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस फ्रेमवर्क। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मार्गदर्शक है जो हमारे सोचने के कौशल और हमारी मानसिक प्रवृत्ति को एक साथ लाता है। अच्छा। ये हमें अपनी सोच पर लगातार नजर रखने, मतलब आत्मनिगरानी, और उसे बेहतर बनाने यानी आत्म सुधार में मदद करता है। ये पक्का करता है कि हम अपने सोचने के औजारों का सही नियत से और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कई स्रोत उठाते हैं। अगर सोचने के कौशल तो बहुत तेज हों, लेकिन निष्पक्षता और ईमानदारी वाली मानसिकता ना हो तो व्यक्ति सॉफिस्ट बन सकता है।
सोफिस्ट मतलब ऐसा चालाक तर्कशास्त्री जो सच्चाई खोजने के बजाय अपने फायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर हो। सच्ची विश्लेषणात्मक सोच हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की तलाश पे टिकी होती है। समझ गई। तो ये सिर्फ कोई अकादमिक चर्चा नहीं है, असल जिंदगी में, काम की जगह पर, रोजमर्रा के फैसलों में इसका क्या महत्व है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बिल्कुल स्पष्ट है। ये बेहतर फैसले लेने, मुश्किल समस्याओं को असरदार तरीके से सुलझाने और यहाँ तक कि अच्छे नेतृत्व की बुनियाद है। नेतृत्व की भी? हाँ, SHRM और AMA जैसे बड़े संगठनों के सर्वेक्षणों का जिक्र है जो बार बार दिखाते हैं कि नियोक्ता इसे सबसे जरूरी कार्यस्थल कौशलों में से एक मानते हैं। और एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिली, ये उन इंसानी क्षमताओं में से है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आसानी से नकल नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये इसे और भी मूल्यवान बना देता है, खासकर भविष्य के लिहाज से। और आज के डिजिटल युग में तो इसका महत्व शायद और भी बढ़ गया है। बिल्कुल, कई गुना बढ़ गया है। हम सब जानकारी के एक तरह से महासागर में तैर रहे हैं, जिसमें सही जानकारी भी है और गलत सूचना भी। हाँ, और जानबूझकर फैलाया गया दुष्प्रचार, डिसइंफॉर्मेशन। बिल्कुल, और नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी भी भरी पड़ी है। विश्लेषणात्मक सोच ही इनके खिलाफ हमारी सबसे पहली और सबसे मजबूत मानसिक ढाल है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोतों में? मतलब कैसे ये ढाल का काम करती है? हाँ, एक स्रोत में एक अध्ययन का जिक्र है जिसमें पाया गया कि 82% किशोर मतलब टीनेजर्स ऑनलाइन दिखने वाली प्रायोजित सामग्री यानी विज्ञापन और असली समाचार में फर्क नहीं कर पाए। बाप रे, 82%? हाँ, ये सीधे तौर पर विश्लेषणात्मक सोच की कमी और हर चीज पर सवाल उठाने वाली मानसिकता, क्वेश्चनिंग माइंडसेट के अभाव से जुड़ा है। तो मीडिया साक्षरता इसी से जुड़ी है। असल में जिसे हम मीडिया साक्षरता या मीडिया लिटरेसी कहते हैं, वो अनिवार्य रूप से जानकारी पर लागू की गई विश्लेषणात्मक सोच ही है। यानी ये परखना कि जानकारी कहाँ से आ रही है, उसका मकसद क्या है, क्या वो भरोसे लायक है, ये सब सवाल पूछना। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि ये क्यों जरूरी है। अब इसे समझने के लिए क्या कुछ ऐसे मॉडल या ढांचे हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं? आपने पॉल एल्डर फ्रेमवर्क का नाम लिया था शुरू में। हाँ, पॉल एल्डर फ्रेमवर्क का जिक्र कई स्रोतों में है क्योंकि ये बहुत व्यापक माना जाता है। इसे आप अपनी सोच को जांचने के लिए एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं। चेकलिस्ट, अच्छा। हाँ, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, सोच के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ थॉट। ये किसी भी तरह की सोच या तर्क के 8 बुनियादी हिस्से होते हैं। 8 हिस्से? कौन कौन से? जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आप किस प्रश्न का हल ढूंढ रहे हैं, आप क्या धारणाएं लेकर चल रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप किस सूचना या डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किन मुख्य अवधारणाओं या विचारों का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं और आपके तर्क के क्या निहितार्थ या परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, यानी किसी भी मुद्दे पर सोचते समय हमें इन 8 बातों पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, सार्वभौमिक बौद्धिक मानक, यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। मानक? किस तरह के मानक? ये वो पैमाने हैं जिनसे हम उन 8 तत्वों की गुणवत्ता जांचते हैं। जैसे, क्या आपकी बात स्पष्ट है, क्या वो सटीक है, क्या उसमें पर्याप्त बारीकी है, ठीक है, क्या वो मुद्दे से प्रासंगिक है, क्या उसमें पर्याप्त गहराई है, क्या उसमें व्यापकता है, यानी क्या दूसरे नजरिए देखे गए हैं, क्या आपका तर्क संगत है, हाँ, क्या ये महत्वपूर्ण है, हाँ, और क्या ये निष्पक्ष है। तो पहले हम सोच के हिस्सों को पहचानते हैं, फिर इन मानकों से उनकी गुणवत्ता जांचते हैं। और तीसरा है बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। ये वो अच्छी आदतें या गुण हैं जो तब विकसित होते हैं जब हम लगातार उन मानकों को सोच के तत्वों पर लागू करते हैं। अच्छा, ये वही गुण हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, विनम्रता, साहस। हाँ बिल्कुल, बौद्धिक विनम्रता, साहस, सहानुभूति, स्वायत्तता, निष्पक्षता वगैरह। इस मॉडल की खूबी ये है कि ये तीनों हिस्से मिलके काम करते हैं, एक साइकिल की तरह। आप अपनी सोच का एक तत्व उठाते हैं, जैसे मेरी ये धारणा है, उस पर एक मानक लगाते हैं, जैसे क्या ये धारणा सटीक है, क्या ये निष्पक्ष है। और ऐसा करने से आप एक बौद्धिक गुण का अभ्यास करते हैं, जैसे विनम्रता या साहस। ये अपनी सोच को लगातार जांचने और सुधारने का एक सक्रिय तरीका है। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लगता है। क्या कोई और मॉडल भी है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ऐसा कुछ सुना है मैंने। हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का भी जिक्र है, खासकर शिक्षा के संदर्भ में। ये सीखने के अलग अलग स्तरों को बताता है, एक पिरामिड की तरह। पिरामिड? हाँ। सबसे नीचे है याद रखना, रिमेम्बरिंग, फिर समझना, अंडरस्टैंडिंग, फिर लागू करना, अप्लाइंग,
और फिर आते हैं उच्च स्तरीय कौशल, विश्लेषण करना, एनालाइजिंग, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग और कुछ नया रचना, क्रिएटिंग। तो विश्लेषणात्मक सोच कहाँ आती है इसमें? तो विश्लेषणात्मक सोच मुख्य रूप से इन्हीं ऊपरी स्तरों विश्लेषण, मूल्यांकन और रचना से जुड़ी है। स्रोत कहते हैं कि पॉल एल्डर और ब्लूम ये दोनों ढांचे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम सबके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हम सब सोचते हैं, लेकिन जैसा कि एक स्रोत कहता है, हमारी सोच अक्सर पक्षपाती, विकृत, अधूरी, बिना जानकारी के या सरासर पूर्वाग्रही हो सकती है अगर हम उस पर ध्यान न दें। हाँ, ये बहुत आम है। तो वो कौन सी आम बाधाएं या रुकावटें हैं जो हमें प्रभावी ढंग से, मतलब विश्लेषणात्मक रूप से सोचने से रोकती हैं? कई बाधाएं हैं और स्रोत इनकी अच्छी खासी सूची देते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इन्हें पहचान सकें। कुछ प्रमुख है: संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस। पूर्वाग्रह, बायस। हाँ, बायस ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट हैं जो अक्सर अनजाने में हमारी सोच को भटका देते हैं। जैसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते या याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती है, बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो हमें सुनना है वही सुनते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है मानो हमने पहले ही तय कर लिया है कि जवाब क्या है और अब बस उसके सबूत ढूंढ रहे हैं। फिर है एंकरिंग पूर्वाग्रह। हम किसी भी फैसले में सबसे पहली मिली जानकारी पर जरूरत से ज्यादा टिक जाते हैं। हाँ, पहली इंप्रेशन वाली बात। कुछ वैसा ही। फिर उपलब्धता पूर्वाग्रह। जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, जैसे कोई ताजा घटना या बहुत भावनात्मक बात, हम उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, भले ही वो उतनी ना हो। एक और दिलचस्प पूर्वाग्रह है डनिंग क्रूगर प्रभाव। ये क्या है? इसमें जिन लोगों में किसी क्षेत्र में योग्यता कम होती है, वो अक्सर अपनी योग्यता को बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। उन्हें अपनी कमी का एहसास ही नहीं होता। और जो ज्यादा योग्य होते हैं वो अक्सर खुद को कम आंकते हैं। अरे वाह, ये तो उल्टा है। हाँ, काफी दिलचस्प है। ये पूर्वाग्रह तो हमारी सोच में चुपके से घुल जाते होंगे। और क्या बाधाएं हैं? हाँ, इनके अलावा भी कई हैं। भावनात्मक तर्क, इमोशनल रीजनिंग, भावनाएं। हाँ, जब हम अपनी भावनाओं को तथ्यों पर हावी होने देते हैं, जैसे डर की वजह से किसी सुरक्षित विकल्प को ठुकरा देना या गुस्से में कोई फैसला ले लेना। फिर है ज्ञान या जानकारी का अभाव। हाँ, ये तो जाहिर है। बिल्कुल, अगर हमारे पास किसी विषय पर पर्याप्त या सही जानकारी ही नहीं है तो हम सही निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? फिर है अधिकार पर अत्यधिक निर्भरता। मतलब किसी बड़े या एक्सपर्ट की बात मान लेना। हाँ, किसी विशेषज्ञ या बड़े पद वाले व्यक्ति की बात को सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि वो उन्होंने कही है, बिना खुद उसकी जांच पड़ताल किए। फिर है समूह सोच, ग्रुप थिंक। हाँ, किसी समूह में एकता बनाए रखने के दबाव में आकर अलग विचारों या असहमतियों को दबा देना या उन पर गंभीरता से विचार न करना, सब एक जैसा सोचने लगते हैं। अच्छा। फिर समय का दबाव और काम का बोझ। जब जल्दी होती है तो हम अक्सर गहराई से सोचने के बजाय सतही विश्लेषण करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। व्यक्तिगत मान्यताएं और धारणाएं भी बाधा डालती हैं। अपने गहरे विश्वासों या पूर्वाग्रहों को सबूतों की व्याख्या पर हावी होने देना। खराब संचार कौशल भी एक दिक्कत है। कम्युनिकेशन, वो कैसे? अगर हम न तो अपनी बात ठीक से समझा पाएं, न दूसरों की बात सही से समझ पाएं, तो गलतफहमियां होंगी और सोच प्रभावित होगी। और आखिर में तार्किक भ्रांतियां। ये क्या होती हैं? ये तर्क देने में होने वाली आम गलतियां हैं, जैसे किसी के तर्क का जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति पर ही हमला कर देना, एड होमिनम, या किसी के तर्क को कमजोर रूप में पेश करके फिर उस कमजोर तर्क पर हमला करना, स्ट्रॉ मैन। ऐसी कई भ्रांतियां हैं। बाप रे, इतनी सारी बाधाएं! इन्हें पहचानना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है, मुझे लगता है। बिल्कुल, पहला कदम यही है, जागरूकता। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इनसे पार पाकर अपनी विश्लेषणात्मक सोच को सक्रिय रूप से बेहतर कैसे बना सकते हैं? स्रोतों में क्या रणनीतियां सुझाई गई हैं? स्रोत संगठन और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर रणनीतियां बताते हैं। संगठन के स्तर पर, मतलब ऑफिस या टीम में, ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां सवाल पूछने को बढ़ावा मिले। हाँ, सवाल पूछने से हिचक ना हो। बिल्कुल, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, लीडर खुद अच्छी सोच का उदाहरण पेश करें और सबसे जरूरी, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल हो जहां लोग बिना किसी डर के अपने विचार, यहाँ तक कि असहमति भी जाहिर कर सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और नियमित रूप से फैसलों की समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। गलतियों से सीखना। ठीक है,
और व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर कई व्यवहारिक रणनीतियां हैं। एक अकादमिक स्रोत criticalthinking.pdf रोजाना अभ्यास के लिए 9 रणनीतियां सुझाता है। उनमें से कुछ बहुत कारगर लग सकती हैं। जैसे अपने बेकार लगने वाले समय का उपयोग करें। कहीं इंतजार कर रहे हों या ट्रैफिक में फंसे हों तो अपने दिन की सोच पर विचार करें। आज मैंने सबसे अच्छा कब सोचा, सबसे खराब कब सोचा, मैंने क्या सोचा, क्यों सोचा। अच्छा, मतलब रिफ्लेक्ट करना। हाँ, बिल्कुल। फिर रोज एक समस्या चुनें। अपनी जिंदगी की कोई एक समस्या लें और पॉल एल्डर के सोच के तत्वों का इस्तेमाल करके उसका विश्लेषण करें। मेरा असली उद्देश्य क्या है, मेरी धारणाएं क्या हैं, वगैरह। ये तो प्रैक्टिकल है। फिर बौद्धिक मानकों को अपनाएं। हर हफ्ते एक मानक पर ध्यान दें, जैसे स्पष्टता पर। इसके लिए स्रोत एक तकनीक बताते हैं, स्टेट, इलैबोरेट, इलस्ट्रेट, एग्जाम्प्लीफाई। यानी अपनी बात स्पष्ट कहें, उसे विस्तार दें, एक उदाहरण दें और हो सके तो एक उपमा दें। स्टेट, इलैबोरेट, इलस्ट्रेट, एग्जाम्प्लीफाई। SEIE। अच्छा है। हाँ, एक बौद्धिक डायरी रखें, नियमित रूप से लिखें। कोई स्थिति, उस पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, आपका विश्लेषण और आप कैसे बेहतर सोच सकते थे। डायरी लिखना। बौद्धिक गुणों का अभ्यास करें। हर महीने एक गुण चुनें, जैसे बौद्धिक विनम्रता, और पूरे महीने सचेत रूप से उसका अभ्यास करें। ध्यान दें कि आप कब रक्षात्मक हो जाते हैं या अपनी गलती मानने से कतराते हैं। ये खुद पर नजर रखने जैसा है। बिल्कुल, अपने अहंकार पर नजर रखें। पहचानें कि कब आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरों को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, और अपनी भावनाओं को समझें। भावनाओं को कैसे? जब भी कोई तीव्र नकारात्मक भावना महसूस हो, गुस्सा, डर, निराशा, रोकें और सोचें कि इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है। क्या वो सोच तर्कसंगत है? अगर नहीं तो उसे बदलें। ये तो काफी ठोस सुझाव है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सकता है। क्या कोई और रणनीतियां भी हैं, खासकर सीखने सिखाने के तरीकों से जुड़ी हुई? हाँ, एक और स्रोत IJLS पत्रिका का लेख कुछ और विधियों पर प्रकाश डालता है जो कक्षा में उपयोगी हैं, पर हम व्यक्तिगत रूप से भी अपना सकते हैं। बताइए। जैसे सुकराती प्रश्न पद्धति। सुकरात वाले सवाल। हाँ, ये सिर्फ जानकारी मांगने वाले सवाल नहीं होते, बल्कि ऐसे गहरे सवाल होते हैं जो मान्यताओं को चुनौती देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे, आप ऐसा क्यों मानते हैं? क्या इसका कोई और दृष्टिकोण हो सकता है? अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? अच्छा। फिर सहयोगी शिक्षण, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह में मिलकर काम करना, विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की सोच को चुनौती देना, ग्रुप में सीखना। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि IELTS लेख में एक अध्ययन का जिक्र है जिसमें पाया गया कि ये तरीका अकेले सीखने की तुलना में विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने में ज्यादा प्रभावी था। ओह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, दूसरों के साथ बहस करने और अपने विचारों का बचाव करने से हमारी सोच साफ होती है। फिर है पूछताछ आधारित सीखना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, खुद सवाल पूछने और उनके जवाब खोजने पर जोर देना। बच्चों के लिए अच्छा होगा ये। हाँ, और बड़ों के लिए भी। अवधारणा मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग, विचारों और जानकारी को आपस में जोड़ने के लिए चित्र या डायग्राम बनाना, इससे बड़ी तस्वीर साफ दिखती है। माइंड मैप जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। समस्या आधारित सीखना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, किताबी सिद्धांतों के बजाय वास्तविक दुनिया की जटिल समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना। और तर्क मानचित्रण। ये क्या है? किसी तर्क के ढांचे को, यानी दावों, सबूतों और मान्यताओं को नेत्रहीन रूप से, मतलब विजुअली प्रस्तुत करना, ताकि उसका मूल्यांकन आसान हो सके। बहुत खूब। तो आज हमने विश्लेषणात्मक सोच की काफी गहराई से पड़ताल की। हमने समझा कि ये क्या है, सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि इसके 3 जरूरी हिस्से: कौशल, प्रवृत्ति और वो प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल, हमने जाना कि ये काम की जगह और खासकर आज के सूचना युग में क्यों इतनी अनिवार्य है। हमने पॉल एल्डर जैसे ढांचों को देखा जो इसे समझने में मदद करते हैं। हाँ, और ब्लूम को भी। हाँ, और उन आम रुकावटों को भी पहचाना जो हमें रोकती हैं, और सबसे अहम, हमने इसे विकसित करने के लिए कई व्यवहारिक रणनीतियों पर भी बात की। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, जैसा आपने कहा, कि विश्लेषणात्मक सोच कोई जादुई प्रतिभा नहीं है जिसे लेकर कुछ लोग पैदा होते हैं। ये एक सीखी जाने वाली अनुशासित प्रक्रिया है। हाँ। जैसा कि एक स्रोत कहता है, ये जिंदगी भर चलने वाला एक प्रयास है। क्यों?
क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जैसे हमारा अहंकार, हमारे पूर्वाग्रह, वो हमेशा इसके रास्ते में आती है। सही कहा। इसे विकसित करने के लिए लगातार अभ्यास, आत्म जागरूकता और खास तौर पर मैं फिर कहूंगा बौद्धिक विनम्रता की जरूरत होती है। लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। क्या इनाम? व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा स्पष्टता और बेहतर फैसले, पेशेवर जीवन में सफलता और आखिरकार एक ज्यादा तर्कसंगत और उम्मीद है न्यायपूर्ण समाज बनाने में योगदान। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद मनन कर सकते हैं। हाँ, जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, शायद काम पर या घर पर या सामाजिक दायरे में, जहाँ कुछ मान्यताओं या धारणाओं को अक्सर बिना किसी सवाल के जस का तस मान लिया जाता है। अगर उस क्षेत्र में सुकराती प्रश्न पद्धति लागू की जाए, यानी ऐसा क्यों है, क्या ये हमेशा सच होता है, क्या कोई और तरीका हो सकता है, जैसे सवाल पूछे जाएं तो क्या नतीजे निकल सकते हैं,